हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारे नए टॉपिक पर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। बेसिकली हम बेसिक न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ेंगे, बेसिक लेवल की, ठीक है। मतलब कह सकते हो बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्टिंग लेवल की, ठीक है। सो तो देखो, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस पढ़ लेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स की इस क्लास को, जो कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर है। देखो क्या है, सभी लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जो सेंटर में एटम के होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें लिखना होता है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। से लेट्स राइट इट एज एक्स। जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जितना जेड हो, जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी ए जो है एटॉमिक मास होता है, ए इज़ एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं ए माइनस जेड, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज वेल नोन टू यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के बारे में बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो बेसिकली उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये 1H1, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ हीलियम की, ठीक है, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द हीलियम, तो हीलियम में क्या होता है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल मिला के 4 जो है इसका मास नंबर हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होगा, उसमें सीधी सी बात है सिर्फ प्रोटॉन ही होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन हटा दें तो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो क्या होगा, अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें सिर्फ बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब 4, He4, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं है, तो 2 प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, ठीक है। इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। कुछ पहले पार्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स के डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। बट ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये जब तक पता नहीं होंगी तब तक आपको न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वेट फॉर ए बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। देखो, अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पर कि बीटा प्लस पार्टिकल क्या होता है। तो बीटा प्लस पार्टिकल का मतलब होता है, जब भी हम बीटा प्लस बोलते हैं तो ये एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन जो होता है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही मास के बराबर होता है, बट इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसे बीटा प्लस पार्टिकल या बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। फिर बीटा माइनस पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, ये, ठीक है। और
मास तो इट इज़ सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका देखा जाए तो इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। मास इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, लाइक दिस। तो ये दो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पार्टिकल्स और बता देता हूँ जो पार्टिकल्स हम यूज़ करेंगे। तो प्रोटॉन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका अगर हम चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही होता है, बट ये पॉजिटिव होता है। बट इसका जो मास होता है ना प्रोटॉन का, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 समथिंग होता है kg, ठीक है, kg। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है लगभग, ठीक है। दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में तो मैंने बता दिया है, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ा डिके। ठीक है, अल्फ़ा डिके क्या होता है, देखो न्यूक्लियस जो होता है उससे अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आ सकता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है बाहर आ सकता है, ठीक है। तो जब कोई किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा डिके कहते हैं। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है, बाहर आता है, तो हम उसे कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है, अल्फ़ा डिके हो गया है, ठीक है। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर इससे अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आता है तो ये जो है इसका, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस है ना, जिसमें 2 एटॉमिक नंबर है और 4 इसका मास नंबर है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A-4, ठीक है। तो इसका मास 4 डिग्रीज हो जाता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 डिग्रीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब अल्फ़ा डिके होता है तो न्यूट्रिनो या गामा पार्टिकल एमिट नहीं हो रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं फिलहाल में यहाँ पर, है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है, अल्फ़ा डिके के एग्जांपल्स ऑफ अल्फ़ा डिके। तो अल्फ़ा डिके के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ अल्फ़ा डिके। तो सबसे पहले हम यूरेनियम वाला ले लेते हैं। यूरेनियम 92-238, ठीक है। जब इसका अल्फ़ा डिके होता है तो ये हो जाता है इसका जो तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है 90, और ये हो जाता है इसका, ये 4 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाता है 234। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम में। तो यूरेनियम का जब अल्फ़ा डिके होता है तो थोरियम में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। अब मैं रेडियम का बताता हूँ। ये दूसरा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है 226। जब ये अल्फ़ा डिके होता है तो ये बेसिकली जब इससे हीलियम न्यूक्लियस बाहर आता है तो ये चेंज हो जाता है Rn में, ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो फर्दर। अब मैं आपको दूसरा जो बताने वाला हूँ वो है हमारा बेसिकली बीटा डिके। ये बीटा डिके क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिट्रॉन बाहर आ सकता है, या इसके अंदर से ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। देखो एक बात का ध्यान रखना कि
पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते नहीं हैं, दे आर ओनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एमिशन, एट द टाइम ऑफ एमिशन दे आर फॉर्म्ड, ठीक है, दे डू नॉट प्री एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो अगर किसी न्यूक्लियस से पोजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम उसे कहते हैं बीटा डिके, इन्हें बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पर इसकी प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस क्या होता है इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो बीटा माइनस डिके के टाइम पर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। क्या होता है कि प्रोटॉन से जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो ऐसा होता है। और साथ ही पर एक और पार्टिकल रिलीज होता है न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो बीटा माइनस डिके के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उस समय जो न्यूट्रॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग बीटा माइनस डिके। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर से कोई न्यूक्लियस है, अगर इस न्यूक्लियस का बीटा माइनस डिके हुआ है तो जो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और z जो है हमारा एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूँ बीटा प्लस डिके पर। बीटा प्लस डिके क्या होता है देखते हैं। देखो बीटा प्लस डिके में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो बीटा प्लस डिके में इसके अंदर से क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन जब बाहर आता है तो बीटा प्लस डिके कहते हैं। अब ये होता है कैसे, देखिए, जो प्रोटॉन होता है ना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है, और साथ में एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, ठीक है, ये एमिट होता है। तो एक प्रोटॉन इसमें स्प्लिट हो जाता है। तो होता है क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई से न्यूक्लियस है Z एंड A, ठीक है। तो जब बीटा प्लस डिके होगा तो क्या होता है, हमारा जो मास नंबर है वो तो वही रहेगा क्योंकि अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया तो इसका जो एटॉमिक नंबर है एक डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बीटा प्लस डिके, और इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है इसको समझते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर कोई न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हो। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जाकर को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो उस प्रोटॉन को वो क्या करेगा, जो प्रोटॉन है जब इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास नंबर तो वही रहेगा जबकि ये एक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट्स गामा डिके की बात करते हैं। गामा डिके, कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा उससे हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन गामा फोटोन के रूप में निकलता है। तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है। देखो, कई बार जब अल्फा डिके या बीटा डिके कोई भी डिके होता है तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है ना, वो दरअसल एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और लेटर ऑन जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो साथ में एक गामा रे डिके एमिट कर देता है।
अब ये इसकी एनर्जी कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्साइटेड स्टेट कितनी कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट होगी उतना ही एनर्जेटिक गामा फोटोन होगा। गामा फोटोन बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब बच्चों हम रेडियो एक्टिव सीरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव सीरीज़ की। रेडियो एक्टिव सीरीज़ बच्चों, रेडियो एक्टिव सीरीज़ जो होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है मैं बताता हूँ। रेडियो एक्टिव सीरीज़ को समझने के पहले आपको ये समझना होगा, जैसे ये कोई एटम है, मतलब न्यूक्लियस है, तो इसका जो मास नंबर है ना, इसकी 4 संभावनाएं। या तो इसका मास नंबर जो है 4 का मल्टीपल हो, डायरेक्टली ऐसे आप मास नंबर को ऐसे लिख पाओ। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो मास नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिख, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे मतलब वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है, एक रिमाइंडर बच जाए। मास नंबर ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो पाए, जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 रह जाए। या ऐसा हो सकता है कि हम मास नंबर को ऐसे लिख पाएँ, है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मास नंबर को हम, ठीक है, इन 4 प्रकार में से किसी एक प्रकार के से लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसी के आधार पर रेडियो एक्टिव सीरीज़ बनती है। तो सबसे पहली वाली ये है जिसमें कि हमारा जो ए है जिसे हम 4n के रूप में लिख सकते हैं। इस सीरीज़ का नाम है थोरियम सीरीज़। थोरियम सीरीज़, थोरियम सीरीज़ का स्टार्टिंग जो एलिमेंट, मतलब स्टार्टिंग न्यूक्लियस जो होता है वो थोरियम होता है, और लास्ट जो स्टेबल न्यूक्लियस बनता है वो होता है लेड, पीबी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं लिखूंगा, आई वॉन्ट बी राइटिंग टू मैनी नंबर्स, सो बिकॉज यू विल बी गेट कन्फ्यूजिंग। इस वाली सीरीज़ को हम कहते हैं नेपट्यूनियम सीरीज़। ये स्टार्ट होता है नेपट्यून से और एंड होता है बिस्मुथ में, ठीक है। फिर ये वाला जो है, इस वाली सीरीज़ को हम कहते हैं यूरेनियम सीरीज़। इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238, ठीक है, और ये एंड होता है लेड पर, पीबी पर, ठीक है। फिर एक ये वाली जो सीरीज़ होती है इसे एक्टिनियम सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग जो न्यूक्लियस होता है वो होता है यूरेनियम 235। तो ध्यान रखें यहाँ 238 है, यहाँ 235 है, और इसका लास्ट प्रोडक्ट पीबी होता है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सीरीज़ का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, लेड है, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल में, और ये मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि जो न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो, और आपका ये जो न्यूट्रिनो होता है ये सिर्फ बीटा डिके में ही एमिट होता है, ठीक है। इट इज एमिटेड ओनली इन बीटा डिके, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो अपन अब आगे चलते हैं। अब अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सरल भाषा में समझा सकूँ कि ये क्या है क्या, ठीक है। और मैं एकदम वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ना कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें बताऊँगा जिससे टाइम पास हो या वीडियो लंबा हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा। मैं आपको डायरेक्टली वो बताऊँगा जिससे न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। देखो यहाँ देखो कि ये हमारे पास जो है कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टिंग प्रोडक्ट लाइक दिस। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है
सो कुछ समय के बाद ये एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये रेड में कन्वर्ट हो गए। तो रेड में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि ये दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो है रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये कुछ पार्टिकल्स जो हैं किसी और में कन्वर्ट हो गए। तो आप एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पर स्टार्टिंग में n नॉट नंबर ऑफ पेरेंट पार्टिकल्स थे। ये स्टार्टिंग इनिशियली जो हमारे पेरेंट पार्टिकल्स थे, और यहाँ पर n जो है ये हमें कुछ समय के बाद बता रहा है कि कुछ समय के बाद अब पेरेंट पार्टिकल्स कितने हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पेरेंट पार्टिकल्स कम हो गए हैं, है ना, पेरेंट पार्टिकल्स हैव डिक्रीज्ड। तो देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नंबर ऑफ पेरेंट number of parent nuclei left, okay, or number of parent nuclei that survive after time t, टाइम टी के बाद कितने न्यूक्लियस सर्वाइव कर रहे हैं, कितने पेरेंट न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। ध्यान रहे पेरेंट न्यूक्लियाई, ना कि मैं डॉटर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने बचे हुए हैं। सो एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो टाइम टी के बाद जो है इतने जो है पेरेंट न्यूक्लियाई बचते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लैम्डा जो है उसे हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिके कांस्टेंट। ठीक है, एन नॉट आर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ इनिशियली जितने हमारे पार्टिकल्स हैं, इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई। आई होप यू अंडरस्टूड दैट थिंग वेरी वेरी वेल। ठीक है, अब मैं चलो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अगर आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ डॉटर्स कितने हैं, है ना, जो रेड कलर से दिख रहे थे, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो कितने डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हो सीधी सी बात है, जितने स्टार्टिंग में थे एन नॉट माइनस जितने पेरेंट बचे, तो ये बेसिकली क्या है, दिस नंबर गिव्स यू द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई लेफ्ट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं, आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ हाफ लाइफ के बारे में। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ। देखो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में एन नॉट पेरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एन नॉट पेरेंट पार्टिकल्स हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो पेरेंट पार्टिकल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, एन नॉट अपॉन टू, आधे हो जाएंगे, और आधे क्या बचेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे आधे। तो जितने समय में जो पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो 50% हो जाते हैं, उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ, और इसे T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, 0.693 लैम्डा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि log E2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.693, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ऐसे करना हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log 10 2। ठीक है, ऐसे भी आप जो है लिख सकते हैं, मतलब सॉरी, ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आप जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपोन ई से बेस जो है 10 कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका बहुत 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 ज़्यादा क्या है यूज़ होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। बच्चों एवरेज लाइफ क्या होती है, अब ये समझ लो।
एवरेज लाइफ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरेज लाइफ के बारे में। एवरेज लाइफ उसे कहते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग न्यूक्लियस है, तो कितने समय के बाद हमारे जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो 37% हो गए हैं एन नॉट के। ठीक है, जितने समय में हमारे स्टार्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है, पेरेंट पार्टिकल्स इन स्टार्टिंग पेरेंट पार्टिकल्स 37% हो जाएं, ठीक है, फॉल टू 37%, उस टाइम को हम कहते हैं एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम जो है बहुत इजी है, एवरेज टाइम इक्वल्स टू सिंपली 1/λ होता है। ठीक है, एवरेज टाइम इक्वल्स टू 1/λ होता है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई दैट सर्वाइव एट टाइम t इज इक्वल्स टू n0e माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है और ना ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक और तरीका है इसको निकालने का, और वो होता है ये। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो एक बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मूला है हमारे पास, एंड दैट इज़ दिस मच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर टी हाफ जो है हाफ लाइफ है, ठीक है, और इसकी मदद से ना बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझसे अगर पूछा गया कि 2 हाफ लाइफ के बाद पेरेंट न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो बहुत ही ईजी है। तो 2 हाफ लाइफ के बाद मतलब टी इक्वस टू है 2t/2, तो ये कितना हो जाएगा, एन नॉट इक्वस टू कितना हो जाएगा, सॉरी एन इक्वस टू कितना हो जाएगा, एन नॉट 1/2, ठीक है, 2। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है बेसिकली डिके रेट या एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं एक्टिविटी या डिके रेट। डिके रेट या एक्टिविटी कहते हैं जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, उसे हम लिखते हैं dN/dt, मतलब किस गति से हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी R इक्वल टू होता है R0e⁻⁻λt। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जैसे कि आपने डिसइंटीग्रेशन में देखा था। ठीक है, यहाँ पर जो R0 है दैट इज इक्वल टू होता है n0 लैम्डा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लैम्डा डिके कांस्टेंट है। हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप नीचे वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे, ऊपर वाला भी याद रखेंगे, नीचे वाला भी याद रखेंगे। ठीक है, ओके, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, यूनिट्स। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं डिसइंटीग्रेशन की, तो एक्टिविटी की कुछ यूनिट्स हैं। तो आर की जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, वो क्या होती है, वो होती है बैक्यूरल। 1 बैक्यूरल इक्वल होता है 1 डिके पर सेकेंड। फिर एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं 1 क्यूरी। 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड्स। और फिर आता है एक और यूनिट है रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड होता है 10⁻6 डिके पर सेकेंड। तो अब मेरी बात सुन लो, देखो बैक्यूरल जो है ना ऐसा यूनिट है,
हालांकि ये बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ नहीं हो रहा होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो यूनिट्स हैं वो है क्यूरी और रुदरफोर्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। ओके फाइन, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। मैंने जो भी बताया है आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, फिर अपन और आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होती है वो है हमारी, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, या इसे आप सिंपली U भी कह सकते हैं। तो बच्चों 1U इक्वल टू होता है 1 AMU या 1U इक्वल टू होता है ठीक है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, इसे हम 1 AMU कहते हैं। और इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 1 प्रोटॉन के ही बराबर होगी। सो इट इज इक्वल टू होता है 166 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अब देखो ये तो क्योंकि मास है तो हम इस मास को आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, एनर्जी में। तो दरअसल न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, मास और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप मास एनर्जी के फॉर्म में लिखो या मास के फॉर्म में लिखो, दैट सेम, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो हम अगर इस 1U को कन्वर्ट कर दें, मतलब mc² देखें इसका, तो 1U(c²) देखें, तो सॉल्व करने पर ये हमें मिलता है 931, ठीक है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेरी बात समझना। सो 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इज इक्वलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते हैं 1U को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी c² नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मुझे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है AMU के टर्म्स में, तो ये होता है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपॉन c²। तो देखो लिख सकते हैं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो मैं मास को एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आगे के लिए आप इस चीज़ को, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, हमें आगे जो मास है वो अगर हमें इसके टर्म्स में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म में दिया है, तो हम उसे बहुत ही आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे बहुत ही आसानी से जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ बहुत होता है, इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करने वाला हूँ बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी ये होती क्या है, शॉर्ट में समझाता हूँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है समझना, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर। देखिए जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो होती क्या है, देखो जैसे मेरे पास एक प्रोटॉन है, तो मैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करना चाहता हूँ, है ना। ये अभी सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अभी एक सिस्टम बन जाए, दे फॉर्म ए सिस्टम, ताकि ये एक दूसरे को छोड़ कर ना जाए, है ना। सो ये अभी एक सिस्टम बन जाए, इनके बीच में आपस में एक इंटरेक्शन हो जाए, है ना। पहले अलग अलग हैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सब एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करने लगे और एक दूसरे को छोड़ करना जाए, मतलब बाइंड हो जाए। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होता है, जैसे आपको मालूम है कि हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका मास नंबर 4 होता है। वहीं पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है ना। तो आप एक चीज़ नोट करना कि अगर आप इसका मास निकालते हो,
ठीक है। और अगर आप से इसका मास है हमारा m1, और अगर आप इसका इस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हो उससे m2, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि m1 माइनस m2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये जो फैक्ट है ना, इसका मतलब ये है कि इसका मास लेस है। इसका मतलब ये है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, मतलब मास हमारा क्या है, छोटा है ना, मास हमारा क्या है, छोटा है, कम हो गया है। तो वो मास गया कहाँ, यहाँ भी 4 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास गया तो गया कहाँ, सो वेयर द मास हैज़ गॉन, तो मास हमारा गया कहाँ, ये हमें जानना है ना, वेयर द मास हैज़ गॉन, तो मास कहाँ है। तो एक्चुअली में वो जो मास है ना, वो मास डिफेक्ट के रूप में गायब हो गया है, ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो गई। तो जब ये पार्टिकल्स मिलकर हीलियम बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है ना, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस बात का ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज़ होती है, अगर जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हमें वापस से इस न्यूक्लियस को मतलब 4 पार्टिकल्स में, मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स में अगर में तोड़ना हो, तो हमें इसको जितनी बाइंडिंग एनर्जी हमारी रिलीज़ हुई है उतनी एनर्जी हमें इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए एनर्जी रिलीज़ हुई थी, तो इतनी एनर्जी हम जब सप्लाई करेंगे तब ये जो है वापस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में आइसोलेट होगा, मतलब सेपरेट होगा, ठीक है, समझ में आया। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या खेल है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ई एनर्जी रिलीज़ हुई, तो यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि ई एनर्जी रिलीज़ हुई और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट टोटल बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होता है ना। एक्चुअली में जैसे जैसे हमारे मास नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। मतलब उसका एक ट्रेंड है कि कैसे डिक्रीज़ होता है। स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होता है जब हम लगभग अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये समझ लो कि जब हम हाइड्रोजन से कार्बन नाइट्रोजन के साइड जाते हैं, ऑक्सीजन के साइड जाते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ इंक्रीज़ होता है। फिर जैसे जैसे एक लिमिट से ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज भी होने लगती है। इसलिए जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं ना, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको सबको बांध कर रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कि रेडियो एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी कि जब पार्टिकल्स मिलकर कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होती है उतना ही स्टेबल जो है न्यूक्लियस होता है, और अगर उस न्यूक्लियस को इंडिविजुअल पार्टिकल्स में अलग अलग करना है तो हमें जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन्हें थोड़ा समझ लेना। देखो क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है z की वैल्यू बढ़ती है ना, तो मास नंबर भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे मान लो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है तो होता क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो प्रोटॉन्स में क्या होता है कि जो जो प्रोटॉन्स होंगे तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें क्या होने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने लगता है। तो अगर हमारे प्रोटॉन्स ज़्यादा होने लगते हैं तो अगर हमारे प्रोटॉन्स ज़्यादा होने लगते हैं तो होता ये है कि वो जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो पार्टिकल्स एमिट करने लगता है, ठीक है। तो इसी के कारण हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस बड़ा तो हो बट वो स्टेबल हो, है ना, उसमें नंबर ऑफ उसका मास नंबर ज़्यादा हो बट वो स्टेबल हो, तो उस केस में वहाँ पर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे
है ना। तो अगर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ न्यूट्रॉन्स बना दिया, है ना, अगर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो तो न्यूट्रल होते हैं, और हमारे पास मान लीजिए प्रोटॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स अगर हमारे पास कम है और न्यूट्रॉन्स अगर हमारे पास ज़्यादा हैं, तो ये प्रोटॉन हो गया, एक प्रोटॉन ये हो गया, एक प्रोटॉन ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है क्योंकि वो प्रोटॉन्स के बीच में आ जाता है, वो क्या होता है, प्रोटॉन्स के बीच में आकर कम करता है। तो अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है, तो अगर वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कारण, और रेडियो एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलने वाला हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों ये बात मैं बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेसिक है, ठीक है बहुत ही बेसिक है, बट बहुत सारे बच्चों को बेसिक ही नहीं पता होता, इसलिए जिन भी बच्चों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, आप सोचो कि एडवांस से एडवांस पढ़ लें, बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है चलो अब मैं आगे चलता हूँ। सो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। आपको क्या है, आपका जैसे आपका जो भी एटम है, सॉरी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके पास Z प्रोटॉन्स हैं, A उसका मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं A माइनस Z, ठीक है। तो उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, Z प्रोटॉन्स हैं, उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, A माइनस Z जो है न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको मास ऑफ एक्स से सब्सट्रैक्ट करते हैं और इस पूरे मास को फिर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगी एनर्जी, है ना, और वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और बीच का हिस्सा आप जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट होता है वो होता है Z, चलो ठीक है बच्चों, तो अपन अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूक्लियर फ्यूज़न पर बात करूंगा और न्यूक्लियर फिशन पर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन के बारे में। Just 1 second. Okay, so students, I was just talking about nuclear fission. वैसे तो न्यूक्लियर फिजन को लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, बट फिलहाल अभी हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ न्यूक्लियर फिशन जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हम लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर फिशन से करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन से क्रिएट करते हैं, और वहाँ जो रिएक्शन होता है वो ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट यूरेनियम के साथ करते हैं 235 के साथ, ठीक है। नाउ 141 BA 56 प्लस 92। तो जब हम न्यूट्रॉन को इस पर बम्बार्डमेंट इस पर करते हैं तो हमें मिलता है 92 क्रिप्टॉन 36, ठीक है, और तीन न्यूट्रॉन हमें और रिलीज होते हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन का जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। तो जो यूरेनियम होता है ये दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, एक तो बैरियम और दूसरा क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन के बारे में, फ्यूज़न के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, अब इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारा जो सन होता है वहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियस में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि दो लाइट, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, फ्यूज़न में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियस, जिसे जहां हम क्या ले रहे हैं, ड्यूटेरियम लेते हैं, दो लाइट न्यूक्लियस किस में चेंज हो जाते हैं, इसमें हीलियम में, ठीक है। सो ये रिएक्शन हमारे सन में होता है, ठीक है, दिस रिएक्शन हैपन्स इन द सन। न्यूक्लियर फ्यूज़न को कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, है ना, इसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ना। देयर आर वेज टू कंट्रोल लाइक कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी न्यूक्लियर फ्यूज़न को ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए ये हम फिलहाल में यूज़ नहीं करते हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। जो न्यूक्लियर रेडियस है आर, उसको हम मास की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो भी न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मास नंबर। तो अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर अगर पता है, इफ़ यू नो द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, तो आप जो है रेडियस निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द रेडियस, ठीक है, इट्स वेरी इजी। बच्चों अब हम बात करेंगे मैजिक नंबर्स की तरफ, ठीक है, मैजिक नंबर्स क्या होते हैं। देखो मैजिक नंबर्स बेसिकली मासेस होते हैं। अगर हमारे न्यूक्लियस का मास 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, या 82 है, या 126 है, अगर हमारे न्यूक्लियस का मास ये है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, अगर ऐसा है, सो वो न्यूक्लियस क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, देन द न्यूक्लियस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, ठीक है, अगर हमारे न्यूक्लियस का मास नंबर इतना होता है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक करेक्शन करना है आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है, सो आई डिड ए मिस्टेक। अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अगर वो हैं 20 हैं या 8 हैं या 2 है या 8 है या 20 है, 28 है या 50 है, 82 है या 126 है, तो वो न्यूक्लियस क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हों, है ना, अगर वो इतने हों तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट इज़ मोर स्टेबल। अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट पर आते हैं, लास्ट पॉइंट पर, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो होती है ये वाली कि हमें कई बार हमें पता करना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg, 1 kg में कितने एटम्स हैं, हमें ये पता करना पड़ता है कई बार, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता करना होता है कि 1 kg में कितने एटम्स हैं, है ना।
सो कैसे पता लगाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास न्यूक्लियस है ए जेड, सॉरी उल्टा लिख गया, जेड ए जेड ए। अगर हमें पता लगाना है कि इसके 1 kg पे कितने न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, या कितने एटम्स होंगे, तो कैसे पता लगाते हैं बताता हूँ। हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस और एटम्स, ठीक है। देखो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये इसका मास नंबर है, ठीक है, तो सो बेसिकली इसका मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलार मास मतलब इन 1 मोल, है ना, इन 1 मोल। इसमें इसका 1 मोल में, इसके 1 मोल में 1 मोल 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना होगा, 1 ग्राम्स होगा। ये आपको पता होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर ये हमारा एटॉमिक नंबर है, इफ़ दिस इज़ अवर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, अगर ये हमारा एटॉमिक नंबर है, इफ़ दिस इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एटम में, है ना, देन इन 1 मोल ऑफ एटम, या ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम का जो मास है वो कितना होगा, 1 ग्राम्स होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं बता दूं, जैसे हमारे पास है हीलियम, ये 4 है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम में 1 मोल ऑफ हीलियम में 1 मोल ऑफ हीलियम में कितना होगा, उसका जो मास है वो कितना होगा, 4 ग्राम्स होता है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये फैक्ट है, आपको ऐसे याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम एक्स में, ठीक है, का मास कितना होता है, 1 ग्राम। अच्छा, 1 मोल में कितने हीलियम होते हैं, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं, ठीक है। मतलब हीलियम के इतने पार्टिकल्स में का जो मास है वो कितना है, 4 ग्राम्स है, ठीक है। इसे हम चाहें तो केजी में भी लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 10⁻³ kg, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, तो इन A ग्राम्स, तो A ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या सॉरी कितने एटम्स या न्यूक्लियस आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एक्स में A ग्राम्स होते हैं, और A ग्राम्स कितना कंटेन करते हैं, इतने न्यूक्लियस या एटम्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, अपॉन A। तो 1 kg में कितना होगा, तो मैं यहाँ कर दूंगा 1000 ग्राम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1000 अपॉन A, ठीक है, एटम्स। तो बच्चों 1 किलो में इतने एटम्स होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, तो ये न्यूक्लियस भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे अपन निकालते हैं। तो कई बार हमें निकालना पड़ता है कि 1 किलो में कितने एटम्स आ रहे हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं। तो ये बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स अभी ऐसा खत्म नहीं हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत कुछ है, बट ये कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स आप सीखोगे, ठीक है। डेफिनेटली आप और एडवांस लेवल में पढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबसे पहला काम होता है फंडामेंटल समझना। फंडामेंटल एक बार समझ में आ गया तो एडवांस्ड और अच्छे समझ में आएगा, और आप छोटी छोटी गलतियाँ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, ओके।